दोस्तों यहाँ हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th के लिए डिस्कस करने वाले हैं। सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिए हैं। डिस्क्रिप्टिव और हॉट टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट्स दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स। बेसिकली अगर उठा करके देखोगे जीडीपी डेवलपमेंट का पैटर्न तो देखोगे कि इनिशियली किसी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसमें प्राइमरी सेक्टर उसका डोमिनेंस रहता है, सेकेंडरी कम रहता है और टर्शियरी उससे भी कम रहता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस कम होने लगता है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है वो डेवलप करने लग जाता है। ये ग्रोथ का पैटर्न है। The history of developed countries tell us that with economic development, there takes place a shift in relative importance of different sectors. सही बात है, जब हमारा सेक्टर डेवलप कर जाएगा तो हम क्यों कच्चा कॉटन बेचेंगे, हम उसका शर्ट तैयार करेंगे। हम क्यों गन्ना बेचेंगे, हम शुगर मिल में चीनी बनाएंगे। हम क्यों रॉ रबड़ बेचेंगे, हम रबड़ का टायर बना करके बेचेंगे। रबड़ का टायर बना करके बेचना है तो भैया हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बैंक चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, है ना, मार्केट रिसर्च चाहिए। यानी ग्रेजुअल देयर विल बी अ शिफ्ट from primary to secondary, and to support and facilitate secondary we need what you say, we need a developed tertiary sector as well. The important changes क्या होते हैं? In the initial stage all the workers get engaged in cultivation and other primary activities. कल्टिवेशन है, माइनिंग है, क्वेरिंग है या हर्डिंग है, ऐसा चीज है। और प्राइमरी सेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है नेशनल इनकम के दृष्टिकोण से भी और एम्प्लॉयमेंट के भी दृष्टिकोण से। विद द ग्रोथ ऑफ वर्कफोर्स, जैसे जैसे वर्कफोर्स डेवलप करता है तो प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज में कन्वर्ट होने लगती हैं, और उसके साथ ही एमरजेंस होता है सर्विस सेक्टर का, न्यू सर्विसेज डिमांड में आ जाती हैं। फाइनली इन एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर outstrips the rate of growth of industrial and agricultural sector। और जैसे ही जैसे इकोनॉमी और एडवांस होती है, सिस्टम और एडवांस होता है, तो टर्शियरी सेक्टर का जो है डोमिनेंस, सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसका डोमिनेंस होने लग जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड बी वरीड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। सिंपल बात है, किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो उसके लोग हैं, वही तो सारा रिसोर्स को, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। और अगर वही अंडर एम्प्लॉयड है, इसका क्या मतलब है कि उसको काम नहीं मिल रहा है, वो जितना उसका होना चाहिए आउटपुट वो नहीं मिल रहा है। तो जब तुम्हारे बंदे ही बैठे हुए हैं, बेरोजगार है, तुम्हारा जो मैन पावर है या ह्यूमन रिसोर्स है वही अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, तो इकोनॉमी कहाँ से डेवलप करेगा? सवाल ही नहीं उठता है। Underemployment is a situation in which a worker is able to work only below his ability and capacity, है ना। पीजीटी वाला है और उसको नर्सरी टीचर का काम करना पड़ रहा है, स्किल्ड मैकेनिक है वो ईंट उठा रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, ठीक है। और ऐसा ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो पता नहीं और प्रोग्रामिंग नहीं करके वो कुछ और कर रहा है, एमबीए करके पापड़ बेचने जा रहा है। तो ये जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। Only if every worker could be provided with a fully day job, his individual level of income will rise, and along with that, the aggregate national income। जाहिर है, नेशनल इनकम तो जो है वो कहाँ से आएगा? ये लोग कितना कमा रहे हैं या पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। और जाहिर है ये सारी चीजें होंगी तो पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन करेगी। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम आपको 100 दिन का काम देंगे एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, और अगर हम नहीं दे पाए तो इसको हम अपना फेलियर मानेंगे और हम आपको तब फिर कंपनसेट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस देंगे। ये जो चीज है तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुआ था। लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसका कार्ड बनता है और फिर उसको काम मिलता है जो मैनुअल लेबर का काम है।
Under this act, one person from rural household who is able and willing to work has been guaranteed a job for a minimum of 100 days in a year. If the government fails to honor this guarantee, it will have to provide unemployment allowance to the affected family. In other words, right to work has been given a legal shape. तो ये एक बेहतर ये चीज है, झुकाव। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। भाई बहुत इंप्रूव कर जाएगा, इरिगेशन कर रहे हो, इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मार्केटिंग का सुविधा दे रहे हो, तो वो क्यों सस्ते में सामान बेचेगा? बेटर से बेटर मार्केटिंग में मार्केटिंग करेगा, उसको उसके सामान का सही दाम मिलेगा। इरिगेशन होगा तो क्रॉप अच्छा होगा। With provision for irrigation and marketing facilities, employment opportunities and income of farmer will increase in a number of ways. उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। कंस्ट्रक्शन होगा, डैम, कैनाल, मार्केट बिल्डिंग होगा और इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। With better irrigation facility, every farmer will be in a position to raise 2 or more crops. Better irrigation facility होगी तो वो रबी भी कर सकेगा, खरीफ भी कर सकेगा, बीच में जायद फसल भी कर लेगा, ठीक है, सब्जियां उगा लेगा और चाट लगा लेगा और भी बहुत तरह का काम कर लेगा, पानी होगा तब तो। Thus income of the farmer will also increase. With provision for better marketing facility, farmer will be in a position to get a better price for their produce and their income level will go up. है ना, हमको सस्ते में नहीं बेचना है ना। जब क्या होता है, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है, एक ही साथ सब कुछ तैयार हुआ और सस्ते दाम में बेच रहे हैं, हम कोल्ड स्टोर में रखेंगे, जब दाम चढ़ेगा तब बेचेंगे, या हम ऐसी जगह ले जाकर के बेचेंगे जहां पर मेरे हार्वेस्ट का प्रॉपर प्राइस मिलेगा। With an increase in the income level, farmer will have a surplus cash with them. surplus cash होगा तो तुम भाई इन्वेस्ट करो, ठीक है, लोन के जो डेब्ट ट्रैप है उससे बचो, ठीक है, तुम अपना अप्लायंसेस खरीदो, ट्रैक्टर लो, पंप सेट लो, थ्रेसर लो, कंबाइन लो, हार्वेस्टर लो, या बेटर चीजों में इन्वेस्ट करो, तुम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करो, अपने वर्ड्स को पढ़ाओ। This can be used to purchase seeds, fertilizer and agricultural equipment which will lead to higher agricultural output. बोलता है कि शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में तुम कैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करोगे? तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करके स्पेशल एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन प्रमोशन ऑफ लेबर इंटेंसिव एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो लेबर इंटेंसिव जॉब है, मशीनें तो लोगों को रोजगार से बाहर निकालती है ना। सिंपल बात है, पहले खुदाई करने के लिए मजदूर होते थे दिहाड़ी वाले, अब जेसीबी लगा है तो वो मजदूर तो काम के लायक नहीं रह गए या उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो लेबर इंटेंसिव और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, उनको हुनर सिखाएंगे। एडिक्वेट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल स्किल। अ ट्रेन्ड पर्सन कैन इजीली फाइंड अ जॉब इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाओ। अभी तुम देखो ना, तुम लोग जहाँ पढ़ रहे हो तो देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर स्किल डाला है और इतने सारे कोर्सेज ला दिए भैया, बेकरी कर लो, जिम ट्रेनर का कोर्स कर लो, ठीक है, और आप एंटरप्रेन्योर स्किल सीखो, टूरिज्म का कोर्स कर लो एंड सो ऑन, जेम्स एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर लो, फुटवेयर डिजाइनिंग का कोर्स कर लो। सिंपल कि आपका एजुकेशन जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाए। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लो, ठीक है, कंप्यूटर में कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड सो ऑन। स्पेशलाइज्ड कोर्स भी है, नॉन स्पेशलाइज्ड कोर्स भी है। एजुकेशन राइट फ्रॉम अर्ली स्टेज, गवर्नमेंट ने एजुकेशन को आज की डेट में कंपलसरी कर दिया, उसको बेसिक राइट में गिनता है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात हो रही है, दिया जा रहा है। गवर्नमेंट प्लान चला रही है कि मिड डे मील दो। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें देखते हैं बुक प्रोवाइड करते हैं, जो डाउन ट्रोडन क्लास हैं, जो पिछड़े क्लास हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है, अलग से लाडली स्कीम चलता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसी है, कहीं पे साइकिल बांटा जा रहा है, कहीं कुछ। ये सारा क्या किया जा रहा है? ये सारा करने कराने का यही एक पर्पस है कि ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करें। IT सेक्टर टू हैज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। IT सेक्टर को डेवलप करने की बात हो रही है। With increasing income level, there will be a tremendous increase in demand for various types of services. This can be tapped to generate new employment opportunities. और
इनकम लेवल बढ़ेगा तो और भी नए एवेन्यूज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। बोलता है कि सर्विस सेक्टर इंडिया में क्यों बढ़ा। तो भाई जब हमने 1991 में नेप लाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, फिर अभी बीपीओ, केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बहुत तरह की ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। और हम लोग चीप डेस्टिनेशन है बहुत सारी चीजों में। हमारे यहाँ इफिशिएंट वर्कफोर्स है जो कि मतलब कॉम्पेरेटिवली ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो चीप है, तो ऑब्वियसली डेवलप करेगा। As the country develops, several basic services such as hospital, police station, sports, banks, educational institutions were bound to grow. तो grow करेगा ही। Was a rise in the income level, demand for services like private hospital, private school, professional training institution, malls, restaurants also witnessed a growth. अब ये सब जगह है तो यहाँ तो लोगों का रोजगार मिलेगा ना। Over the past decade, demand for new services based on information and communication (IT) और इसके लिए भी बढ़ रहा है। Development in the other two sectors, agriculture and industry, has also led to an increase in service such as trade, transportation, storage, और ये जो फैसिलिटी है ये भी डेवलप हो रही है। अरे यार एमबीए करने जाते हैं ना तो पैकेजिंग में एमबीए हो रहा है या एमबीए में वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो चीज है। fill in the blanks. The sectors are classified into public and private sector on the basis of ये public और private जो ये क्या ओनरशिप पे होगा। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, ये जो है नेचुरल प्रोसेस है तो ये प्राइमरी सेक्टर का चीज है। जीडीपी जो है वो क्या है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका मनी वैल्यू ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर जो है वो 50 से 60% है। शुरू में जो है ये टर्शियरी सेक्टर जो है अगर मतलब 1951 का डेटा देखोगे तो वो हार्डली 15% भी नहीं होता था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। तो बेसिकली टर्शियरी सेक्टर जो है ये सारा हिंड्रेंसेस हटाता है, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, इसको दूर करता है। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है तो एडवर्टीजमेंट है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है उसके लिए इंश्योरेंस है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है तो ट्रांसपोर्टेशन है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम है तो उसके लिए वेयर हाउस है ना। हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल है, कैपिटल एक रुकावट है तो भाई उसके लिए बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। Tertiary sector is different from primary sector because primary sector include all those activities which result in the output of natural products. For example, cultivation, fishery, forestry, mining. Secondary जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, उसमें न्यू प्रोडक्ट को बनाया जाता है, कॉटन इंटू फैब्रिक, चेंजिंग व्हीट इंटू ब्रेड, ट्रांसफॉर्मिंग आयरन इंटू स्टील। टर्शियरी सेक्टर जो है वो क्या करता है, ये सारी चीजों को फैसिलिटी देता है। कैसे? तो ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रेडिंग, ये सारा जो चीज़ है। इसके अलावा साथ में वेयर हाउस, ठीक है, मार्केट रिसर्च, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें जो है टर्शियरी एक्टिविटी में आती हैं। बोलता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हो? छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है जहाँ पे क्या है कि जितने बंदे लगे हुए हैं, जितने लोग लगे हुए हैं उससे कम अगर कुछ को हटा भी दें तो आउटपुट में कमी नहीं आएगी। तो व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन नेसेसरी तो उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Disguised unemployment occurs when the number of persons engaging in an activity is more than what is optimally required in a situation. When more people are required are there, तो ये चीज है। If this extra person are removed from activity, there will be no adverse impact, है ना। अगर कुछ जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हटा भी लिया जाए तो आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज है, तो जितने लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो डिस्गाइज्ड ढंग से अनएम्प्लॉयड हैं। This type of situation occurs in both rural and urban sector. Normally in rural sector cultivation major economic activity है। अब सालों भर तो मजदूर की जरूरत नहीं है, हार्वेस्टिंग के टाइम में जरूरत है, सोइंग के टाइम में जरूरत है। सालों भर तो थोड़ी ना, धान का खेत उसमें पानी लगा हुआ उसमें तुम क्या करोगे यार, रोजगार बैठे हो। The whole family participate in different operation in cultivation of land. The truth of the matter is that a few person are removed from this activity, crop output will not be adversely affected. These extra person can be said to be disguisedly unemployed. Similarly, in rural areas where we find the whole family gets involved in a small cottage enterprise like a small roadside shop
or artisan activities. In most of these cases, surplus hands get involved in the activity. They do not make any contribution to the output. So if they remove, there will be no adverse impact on the output. This person can be said disguisedly unemployed. तो अब समझ गए होगे तुमने. फिर टर्शियरी सेक्टर के बारे में पूछता है. टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. डू यू एग्री? भाई बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है. आई डिसएग्री. टर्शियरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है. इट इज नॉट ट्रू टू से दैट टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल, बल्कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभा रहा है. In the fact of the matter, that from a very small beginning, the tertiary sector has become the dominant sector of the economy. आज के डेट में ये डोमिनेंट है. तो 25% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और जीडीपी का 60% दे रहा है. तो मतलब इम्पोर्टेंस तो होगा ही, सिग्निफिकेंस तो होगा ही. Similarly, a number of services produced in tertiary sector like software solution also being exported. These have emerged as a big, FDI, मतलब foreign exchange आ रहा है. Thus it can be said that the tertiary sector has emerged as a dominant sector. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये dominant sector है. अब बोलता है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बिहाफ पे कैसे बांटोगे इसको, है ना. तो ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस तुमको मालूम है कि ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि फिक्स वर्किंग आवर होता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, प्रॉपर चैनल होता है, लीव मिलता है, लीव पे मिलता है ना. काम से ऐसे ही नहीं टर्मिनेट कर सकते हैं. आपको कुछ एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है. काम के घंटे फिक्स नहीं है, कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, जब चाहेगा टर्मिनेट कर देगा, है ना. कोई भी लीव विदाउट पे नहीं है, मतलब छुट्टी लो तो सैलरी या जो दिहाड़ी है वो आपका कटेगा, है ना. और ये गवर्नमेंट के परव्यू में नहीं है. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्नमेंट के परव्यू में है. Organized sector cover these enterprises where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered with the government and have to follow various rules and regulations. Unorganized sector जो है उसमें small scattered units हैं जो कि गवर्नमेंट के परव्यू के बाहर हैं. ये मनरेगा वाला पूछ रहा है तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट कर रही है ना. तो रेलवेज है, पावर जनरेशन है, एटॉमिक एनर्जी है, नेशनल डिफेंस है, पेट्रोलियम गैस है, पब्लिक पार्क्स है, एयरलाइंस है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. और जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज होती हैं उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका काम होता है फैसिलिटेट करना. जो कोई भी गवर्नमेंट जो है ना, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो अपने आप को कहती है कि हम भाई लोक कल्याणकारी राज्य, वी आर अ वेलफेयर स्टेट. तो ये जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज हैं दैट आर मींट फॉर वेलफेयर, हर एक के लिए है ना. Most of these constitute key and basic industries. In the initial stage of development, their growth could not be entrusted to private sector. शुरुआती दौर में जो है इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बेस बिल्ड करता है. Therefore, government took this upon itself, having assumed this responsibility. The government keeps on strengthening them. और सरकार इसको मजबूती प्रदान करती है. Moreover, even now there are certain areas where private sector participation is not allowed. अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया है. How public sector contribute in the economic development of nation? तो कैसे करता है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है. The primary objective is to generate and increase the volume of goods and services in the economy. This will help increase national income and per capita income. Employment opportunity create करता है, ज्यादा प्रोडक्शन. गवर्नमेंट भी देखो ना चला रही है ना, नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न कंपनियां चला रही है ना. IRCTC है, सेल है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी बिग कंपनीज जो गवर्नमेंट रन करती है. These industries require human lump sum capital and involve large gestation period. उसको बहुत दिन तक देखभाल की जरूरत होती है, तब ये मैच्योर होगा और फिर रिटर्न देगा. These industries are beyond the capacity of private sector. To promote equal distribution of income, profit earned by private sector pocketed by private capitalist. प्राइवेट सेक्टर में तो जो प्रॉफिट है वो भाई किसी इंडिविजुअल का है और जिससे कि प्राइवेट एम्पायर्स बनता है
Profit earned by public enterprises are made as to promote collective social welfare. मैंने कहा ना कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रमोट किया जाता है. The worker in the unorganized sector need protection on the following issues: wage, safety and health. Explain with example. सही बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है. मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसमें ये नियम है कि मिनिमम वेज से कम मत दो, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं है और ठेकेदार के अंदर काम करते हैं. ठेकेदार जो साइन करवाता है 600 रुपया पे, उनको देता है 350 रुपया. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और भी क्या होता है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है और उनका कोई चारा भी नहीं है, वो अपोज भी नहीं कर सकते. उनकी सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बड़ा अंतर है. They don't any observe safety and health norms. Workers are forced to work in dirty and dangerous condition. जैसा भी कंडीशन है उसमें उससे काम करवाओ. Moreover, no medical facilities are made available to these workers. This adversely affect their productivity and efficiency. और जिससे उनके productivity और efficiency पे पड़ता है. It is important that the government fixes safety and health norms that should be observed by an organized sector. दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा. थैंक यू.